दोस्तों 10 अप्रैल 2024 को टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से एक रिपोर्ट पब्लिश हुई जिसमें यह बताया गया था कि यूनाइटेड नेशन के एक्सपर्ट्स ने पाकिस्तान की निंदा की है यह कहते हुए कि माइनॉरिटी धर्म की महिलाओं के प्रति वहां पर लगातार किडनैपिंग, जबरन विवाह और जबरन धर्म परिवर्तन के मामले बढ़ रहे हैं। इन एक्सपर्ट्स ने मिशेल रशीद का जो केस है उसको हाईलाइट करते हुए यह भी कहा था कि आपको सभी धर्मों को इक्वल प्रोटेक्शन देनी चाहिए। तो पाकिस्तान के अंदर लगातार जो माइनॉरिटीज हैं उनके साथ किस तरह का रवैया होता आ रहा है, आज इस पे चर्चा करने के लिए एक बेहतर दिन है। क्यों? क्योंकि आज ही ये खबर निकल कर आई है कि भारत सरकार ने उन लोगों को भारतीय नागरिकता दे दी है जो दरअसल नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत आवेदन कर चुके थे कि हमें भारत की नागरिकता दी जाए। तो दोस्तों, जब इस संशोधन को सरकार लेकर आई थी तो ऐसे बहुत सारे सवाल उठे थे कि गैर मुस्लिम समुदाय को ही आप नागरिकता क्यों दे रहे हैं? क्या यह समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है? तो इसको समझने के लिए हमें बैकग्राउंड समझना पड़ेगा कि किस तरीके से जो पाकिस्तान है वहां पर जो गैर मुस्लिम समुदाय हैं उनके खिलाफ अत्याचार, शोषण, अपराध बहुत बड़े पैमाने पर होता है। आइए कुछ डेटा पर नजर डालते हैं। तो जो आपका नेशनल कमीशन फॉर जस्टिस एंड पीस है उन्होंने 2011-12 का एक डाटा कोट किया था। एक रिपोर्ट आई थी 2016 में। तो उस टाइम पर उस रिपोर्ट में 2011-12 का डाटा उन्होंने कोट किया था। कहा था कि अगर हम बेसिकली एक साल की बात करें, लगभग 32 नॉन मुस्लिम लोगों का जो है किडनैप हुआ था फिरौती के लिए। इसमें से 25 से ज्यादा लोग जो है वो हिंदू थे। इसमें से भी सबसे ज्यादा लोग जो है वो सिंध प्रांत से थे और इसके बाद बलूचिस्तान और पंजाब का नाम यहाँ पर आता है। इसी कमीशन के द्वारा एक और रिपोर्ट की गई थी जिसमें बताया गया था कि सिर्फ एक साल में जो ईश निंदा के मामले हैं और उनके तहत मिलने वाली जो सजा है वो 79 केसेस से बढ़कर 113 केस हो चुका था। सिर्फ इतना ही नहीं, जो एशियन ह्यूमन राइट कमीशन है उनके द्वारा ये रिपोर्ट किया गया था कि 100 में से एक वो महिला जिनका जबरन धर्म परिवर्तन कराकर एक बड़ी उम्र के मुस्लिम व्यक्ति के साथ विवाह करा दिया जाता था, उनको उनके घर लौटा दिया जाता था वापस। और अगर फैमिली की तरफ से अपराध दर्ज करने की कोशिश की जाती थी तो सरकारी तंत्र के द्वारा ना तो उनको सपोर्ट किया जाता था बल्कि उल्टे उनको डरा धमका के चुप कराया जाता था। देखिए, पाकिस्तान में ना विवाह की जो मेजॉरिटी वाली एज होती है उसको लेकर बहुत क्लियर कानून नहीं है। 16 साल की महिला का विवाह जो है वहां पर हो सकता है। भारत में ये उम्र 18 साल है जिसको हम बढ़ाने की बात करते रहते हैं। तो वहां पर दरअसल इससे भी कम उम्र की बच्चियों को अगवा करके उनका धर्म परिवर्तन करके जबरन विवाह कराने के मामले बेहद दिखाई देते हैं। और कई बार ये देखा गया है कि वहां की कोर्ट के द्वारा जिनके द्वारा बच्ची को किडनैप किया गया था उन्हीं को बच्ची को फाइनली सौंप दिया जाता है, उसी से विवाह करा दिया जाता है। एक और रिपोर्ट देखते हैं। ह्यूमन राइट फोकस पाकिस्तान की एक रिपोर्ट ये कहती है कि लगभग 700 ईसाई महिलाओं का जबरन धर्म परिवर्तन कराकर विवाह जो है यहाँ पर करा दिया गया है। तो दरअसल ये कोई एक डाटा नहीं है, ऐसी ना जाने कितनी रिपोर्ट्स। और आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हर एक रिपोर्ट पर कि किस तरीके से माइनॉरिटीज के खिलाफ, खासकर महिला और बच्चियों के खिलाफ जो है एक धर्म को बेसिकली एक साधन की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, जो चाहे पाकिस्तान हो या भारत हो या कहीं और हो, ये नहीं होना चाहिए। नवंबर 2023 को जो महेश वासु हैं, एक आप कह सकते हैं मानव अधिकारों को लेकर काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, भारत और पाकिस्तान के लोगों के लिए काम करते हैं, इन्होंने ट्वीट किया। इन्होंने कहा कि देखिए, मैंने एक बेसिकली ईमेल किया था एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री को, उसी ईमेल को लेकर मैं यहाँ पे ट्वीट कर रहा हूँ। उन्होंने बकायदा एक डाटा जो है पब्लिश किया था जिसमें विक्टिम्स के नेम थे, उनके खिलाफ जिस तरह का अपराध हुआ था और उसको कौन से मीडिया सोर्स में कवर किया गया था ये शेयर किया था। और उन्होंने ये कहा था, देखिए ये सारे अपराध क्लियर वायलेशन दिखाते हैं जो नेहरू लियाकत समझौता हुआ था 1950 का। तो नेहरू लियाकत समझौता समझना जरूरी है। देखिए, 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो बहुत बड़े पैमाने पर जो है माइग्रेशन हुआ था और दोनों ही देशों में माइनॉरिटीज के खिलाफ बहुत ही शोषण, अत्याचार और अपराध देखने के लिए मिले थे। तो इसीलिए 1947 का जो विभाजन के जख्म थे उन पर मरहम रखने की कोशिश की गई थी इस नेहरू लियाकत समझौते से। 1950 में ये हुआ कि दोनों ही देश एक दूसरे देशों के अंदर जो रिस्पेक्टिव माइनॉरिटीज हैं ना सिर्फ उनको इक्वल प्रोटेक्शन देंगे
करेंगे, उनका सम्मान करेंगे, बल्कि उनकी सिक्योरिटी को प्रमोट करने के लिए भी काम करेंगे। लेकिन इस डेटा के जरिए जो बेसिकली यहाँ पे महेश वासु हैं वो क्लियरली ये बताते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से शुरुआत से ही इस समझौते का जो है उल्लंघन किया गया था। तो यहाँ शायद आपको इसका उत्तर मिलना आसान हो जाएगा कि क्यों भारत को एक नागरिकता संशोधन विधेयक की जरूरत थी और क्यों हमने गैर मुस्लिम समुदायों के लिए ही भारत की नागरिकता को एक्वायर करना यहाँ पर पॉसिबल बनाया है। तो फाइनली देखिए, एक वरिष्ठ अधिकारी ने ये कहा है कि लगभग 300 से ज्यादा लोगों को नागरिकता प्रमाण पत्र दिए गए हैं और केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से एक बयान आया था जिसमें यह बताया गया कि दिल्ली गृह सचिव जो है अजय कुमार भल्ला जी, उनके द्वारा कम से कम 14 लोगों को जो है प्रमाण पत्र सौंपे गए हैं। हालांकि सरकार ने आवेदकों के मूल देश का खुलासा नहीं किया है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि ज्यादातर जो एप्लीकेशंस आए हैं वो पाकिस्तानी हिंदुओं की तरफ से आए हैं। दरअसल जो 11 मार्च है वहां पर इस अधिनियम से रिलेटेड जो नियम होते हैं उनको सरकार ने अधिसूचित कर दिया था। जैसे एक बार अधिसूचना जारी हो जाती है तो इस अधिनियम के तहत काम करना यहाँ पे पॉसिबल हो गया था, यानी कि कानून पारित होने के बाद 4 साल लगे सरकार को कुछ नियम जो है अधिसूचित करने के लिए। देखिए, भारत के अंदर ज्यादातर जो पाकिस्तानी हिंदू टूरिस्ट वीजा पर लीगल तरीके से एंटर करते हैं वो लीगली गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में रह रहे हैं। इन्हीं में से कुछ लोगों को फाइनली नागरिकता का सर्टिफिकेट मिल चुका है और इन्हीं में से मैं एक को कोट करते हुए कहूंगी कि हम नहीं पढ़ पाए, लेकिन अब हमारे बच्चों को एक अच्छी पढ़ाई मिल जाएगी और नागरिकता हमारे लिए एक उम्मीद की तरह है। ये उनमें से मैं एक को यहाँ पे कोट कर रही हूँ। तो सीए की हिस्ट्री की बात पहले कर लेते हैं। बेसिकली 2019 को लोकसभा ने पारित किया था और फिर 24 में फाइनली 11 मार्च को जो है इस कानून के नियम जो है यहाँ पे अधिसूचित हो चुके हैं। तो इसमें किया क्या है सरकार ने, ज्यादा कुछ खास नहीं। जो पहले से भारत के नागरिक थे वो भारत के नागरिक रहेंगे, आपकी नागरिकता को कोई छीन नहीं सकता है। लेकिन जो लोग नागरिक नहीं थे लेकिन पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में रह रहे थे और गैर मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करते थे, उनके खिलाफ जिस तरीके से अपराध और शोषण की खबरें लगातार निकल के आ रही थी, उनके लिए फेरबदल छोटा सा सरकार ने किया है। देखिए, जो आपका बेसिकली नागरिकता अधिनियम है वो ये कहता है 1950 वाला, वो ये कहता है कि दरअसल नागरिकता आपको कुछ तरीकों से मिल सकती है। जन्म से मिल सकती है, वंशानुगत तरीके से मिल सकती है, पंजीकरण के द्वारा मिल सकती है और नेचुरलाइजेशन यानी कि प्राकृतिक तरीके से मिल सकती है। ये जो आपका नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 वाला था, इसने ओरिजिनल अधिनियम जो कि आपका नागरिकता अधिनियम 1955 वाला था, माफ कीजिएगा अगर मैंने 50 बोला था, तो नागरिकता अधिनियम 1955 वाला जो था उसमें एक नया प्रावधान जोड़ा। प्रावधान था धारा 6B। धारा 6B ये कहती है कि अगर अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से 6 गैर मुस्लिम समुदाय के जो प्रवासी हैं वो आते हैं, अगर उनके पास दस्तावेज कम है तब भी वो पंजीकरण के द्वारा यानी कि रजिस्ट्रेशन के द्वारा और प्राकृतिक रूप से यानी कि नेचुरलाइजेशन के द्वारा भारत की नागरिकता ले सकते हैं। पहले क्या होता था कि आपको भारत में कम से कम 11 साल के लिए रहना होता था, उसके बाद आप अप्लाई कर पाते थे नागरिकता के लिए। इस 11 साल की अवधि को घटाकर सरकार यहाँ पे 5 साल का कर देती है। साथ में डॉक्यूमेंटेशन के लिए भी जो चीजें जरूरी थी उनमें भी थोड़ी सी जो है चीजें सरकार यहाँ पे आसान कर देती है, सरल कर देती है। तो ये केवल उन्हीं समुदायों पे लागू होता है जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए थे और निवास का प्रावधान यहाँ पे 11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष जो है कर दिया गया है। यानी कि जो आपका 1955 वाला अधिनियम था उसमें बस एक छोटा सा फेरबदल हुआ है। आपको भले ही चीजें जो है यहाँ पे बढ़ चढ़कर बताई जाती हूँ। अब यहाँ पे होगा क्या, आप बेसिकली अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं और एक बेसिकली ऑनलाइन पोर्टल आपको दे दिया गया है, वहां पर आप फॉर्म जो है अपने भर सकते हैं, फिर उनको जिला कलेक्टर के कार्यालय या फिर जो भारत के कंसुलर जनरल का जो ऑफिस है वहां पर जो है जमा कर सकते हैं। आपकी एलिजिबिलिटी, आपके डॉक्यूमेंटेशन को देखकर उसके बाद बकायदा एक निर्णय यहाँ पर जो है ले लिया जाएगा। वापस से चलते हैं माइनॉरिटीज के एक स्टेटस को लेकर। तो दरअसल ये आप देखोगे कराची का एक फोटो है, पाकिस्तान के ही अंदर है, जहां पे खुद पाकिस्तानी लोगों के द्वारा जो फोर्स कन्वर्जन किया जा रहा था, जो धर्म परिवर्तन जबरन किया जा रहा था, उसको लेकर एक प्रोटेस्ट दिखाई देता है। इवन यहाँ पे आप देखोगे कि बच्चों का जो किडनैप हो रहा है, जो उनका फोर्स एक कन्वर्जन हो रहा है, हिंदू, सिख और क्रिश्चियन बच्चियों को लेकर जिस तरह का वायलेंस वहां पे देखने के लिए मिलता है, उसको लेकर बाकायदा पाकिस्तान में
लगातार प्रोटेस्ट हमें देखने के लिए मिलते हैं। अब एक रिपोर्ट का जिक्र करते हैं, तो अगर आप देखोगे तो जो वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस है और साथ में जो ग्लोबल ह्यूमन राइट डिफेंस है, इन दोनों की तरफ से मिलकर एक रिपोर्ट सबमिट की गई थी। किसको सबमिट की गई थी? यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स। और इस रिपोर्ट में बेसिकली उन्होंने बकायदा कुछ डाटा दिया है। डाटा जो है सिंध प्रांत की एक बहुत ही दुखद स्थिति को यहाँ पे सूचित करता है। तो ये आप यहाँ पे सिंध प्रांत देख सकते हैं। 2017 के सेंसस के अनुसार पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है उसमें 97% जो है बेसिकली मुस्लिम लोग हैं, जबकि हिंदुओं की आबादी की बात करें तो लगभग 90% है, और लगभग 2% है हिंदू की जो आबादी है, और उस 2% में से 90% जो लोग हैं वो इस सिंध प्रांत में रहते हैं। मतलब ये एक हिंदू मेजॉरिटी जो एक एरिया है, और भारत से जो है इसका बॉर्डर यहाँ पे लगता है। अब इसके बारे में डाटा यहाँ पे देखेंगे। यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने ये कहा था जो अंडर एज गर्ल्स हैं, खासकर जो हिंदू, क्रिश्चियन और सिख कम्युनिटी की हैं, अगर आप देखा जाए तो उनको लेकर बहुत ज्यादा एक फोर्स्ड आपको कन्वर्जन यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। साथ में अगर आप देखोगे बताया जाता है फोर्सिबली उनकी शादी की जाती है, रेप को लेकर उनको टारगेट बनाया जाता है। ह्यूमन राइट कमीशन की एक रिपोर्ट आई थी 2019 में, वो ये कहती थी 1000 लड़कियां जो कि सिंध के बेसिकली साउदर्न प्रोविंस में थी, उन पर जो है जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया है, और ओल्डर मुस्लिम मेन से जबरदस्ती जो है उनकी यहाँ पे शादी भी कराई गई है। 2 मई 2024 को ये एक आर्टिकल आया था जिसमें ये बताया गया था कि बेसिकली पाकिस्तान की जो एक सीनेटर थे, उन्होंने कुरान के कुछ बेसिकली कुरान को ही कोट करते हुए ये बताया कि ये जो जबरन धर्म परिवर्तन है, कुरान इसको प्रमोट नहीं करता है, कुरान में ये कभी भी नहीं कहा गया है कि ये ठीक है। तो मतलब पाकिस्तान से भी आपको आवाज देखने के लिए मिल जाएगी। 2021 में बेसिकली एक बिल लाने की कोशिश की गई थी, और वो ये बिल था, वो जबरन धर्म परिवर्तन को जो है रोकने की बात करता था, लेकिन वहां की पार्लियामेंट्री कमेटी ने, संसदीय कमेटी ने उस बिल को रिजेक्ट कर दिया, ये कहते हुए कि बेसिकली जो उन्होंने कहा कि जो मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर और इंटरफेथ हार्मनी है, उनका ये कहना है कि ये इस्लामिक शरिया लॉ के साथ क्लैश करता है। 2019 में भी जो आपकी प्रोविंशियल असेंबली है सिंध की, उन्होंने भी एक बिल को रिजेक्ट कर दिया था, वही बिल जो बेसिकली जबरन धर्म परिवर्तन को क्रिमिनलाइज्ड करने की एक मांग करता था। सेम वैसा ही बिल जो है 2016 में भी आया था, और उसको भी यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया गया था। तो बच्चियों के साथ ही ऐसा क्यों होता है? मतलब मेरा सवाल है आप सभी से कि युद्ध की बात हो, धर्म की बात हो, या फिर मतलब गृह युद्ध की बात हो, या फिर मिलिट्री अगर मान लीजिए शासन कहीं पे लग जाता है, तो सबसे पहले बच्चियों को और महिलाओं को ही टारगेट क्यों किया जाता है? क्या ये समाज को उनकी ईगो सेटिस्फाई करने का एक सॉफ्ट टारगेट मिलता है? क्या इतने डाटा को जानने के बाद भी आप सवाल करना चाहेंगे कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत जो नागरिकता दी जा रही है ये गलत है? आपका इस बारे में क्या कहना है मुझे जरूर बताइएगा। और समाज को अपने आप से एक बात जरूर पूछनी चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी कंट्री, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि हम किसी देश की या किसी राज्य की या किसी सीमा की बात कर रहे हैं, महिलाओं को हमेशा से ही टारगेट क्यों बनाया जाता है? दिस इज ऑल अबाउट माई साइड, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल प्राची मैम टेक्स्ट बुक पर ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेक्स्ट बुक ऑनलाइन बैच को, जो कि निर्णय आईएएस के नाम से आपको यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कराता है। और बी अ मैच्योर पर्सन, चीज़ों को समझिए और उस पर अपनी राय रखिए, साथ में गर्व से कहिए जय हिंद।